जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के आने वाली मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है स्विच ऑन होने पर बल्ब किस क्रिया की वजह से जल जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है तंतु फैल जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, तीसरा ऑप्शन है धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, चौथा ऑप्शन तंतु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल उठता है यह पूछा जाए तो धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। बल्ब का तंतु जो है यह टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है। तो आपसे एग्जाम में यहां से एक एक्स्ट्रा फैक्ट और पूछा जाता है कि जो टंगस्टन धातु है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना इसका प्रतीक चिन्ह होता है W। यह कांस्टेबल एग्जाम 2017 और MP SI एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि टंगस्टन धातु का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, तब आपका आंसर होगा W होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी या कुकुर खांसी जीवाणु संक्रमण से उत्पन्न रोग है जो बच्चों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इसे पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इस तरीके से नाम होगा, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग आपकी टाइपिंग में मिस्टेक है। देखिए पर्ट्यूसिस इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में। तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस या कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है एंटीबायोटिक क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया एंटीबायोटिक क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई जो दवाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और दूसरा क्वेश्चन यहां से आप लोगों से बनता है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी थी, तब आपका आंसर होगा पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसका फार्मूला CaO होता है तथा बुझे हुए चूने का जो फार्मूला होता है वह CaOH2 होता है। जिसे देखिए यहां पर ये दोनों ही फार्मूले आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम पूछा है तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला है CaO, और बुझे हुए चूने का अगर आप लोगों से रासायनिक नाम पूछा जाए तो जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOH2। आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए, MP SI एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा गया दोस्तों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम होता है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। पृथ्वी पर जो खनिज और धातु अयस्क हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है ऐसे स्रोत जिनका एक बार हम पूर्ण रूप से अगर दोहन कर दें, मतलब पृथ्वी पर से वह समाप्त हो जाएं, तो उन्हें डबल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय मतलब पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते, ऐसे स्रोत को गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातु अयस्क आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आयाम।
ध्वनि का जो आयाम होता है वह किसी ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों के संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन जो है वह आयाम कहलाता है। जैसे कि तरंगे इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो अब अगर ये जो ऊपर वाला भाग है और ये जो नीचे वाला भाग है, मतलब ऊपर से नीचे तक जो अधिकतम विस्थापन हुआ है, इसे ही क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक एमपीजीके की हमारी 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में हमने आप लोगों को एमपीजीके के सारे सेलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के आंसर की फुल डिटेल भी हमने दी है और उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होने चाहिए वो भी हमने आपको बताए हैं। जैसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं एमपीजीके में। और जो 3 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं ना, उसकी भी हमने पूरी क्या बताई है आप लोगों को डिटेल्स इस पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड की है, जिससे कि आप लोगों का जो एमपीजीके है बिल्कुल कंप्लीट हो पाएगा और आप लोगों की भी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो पाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को जरूर प्राप्त कर लें। चलिए देखते हैं यहां पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, खालिस्तान के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठोस। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठोसों में कण परस्पर नजदीक होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल अधिक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ईसीजी। ईसीजी जो होता है यह हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह एक टेस्ट है जिसमें मशीनों के द्वारा हृदय रोगों का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों की मदद करता है। रंध्र, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफॉर्म या फिर क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की मदद करता है और इसी क्लोरोफिल वर्णक या पर्णहरित या हरित लवक की मौजूदगी के कारण पत्तियों का जो रंग है वह हरा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक बहुपरमाणुक है। क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर इसका होने वाला ऑप्शन नंबर 2, सल्फर। सल्फर जो होता है यह बहुपरमाणुक होता है। इसके एक अणु में 8 परमाणु पाए जाते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके एक अणु में 8 परमाणु पाए जाते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, यह S8 अवस्था में पाया जाता है। यह काफी अच्छे से आपको याद रखना है। और अगर सल्फर के परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है उसके अनुसार बीच में एक नाभिक होता है और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। तो यहां पर यही पूछा गया है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तब आपका आंसर होगा वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह जे थॉमसन ने की थी, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहां किया जाता है या कहां किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पोखरण में। भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का जो परीक्षण है वह राजस्थान के पोखरण में किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ओपेनहीमर ने की थी। तो यह आपसे एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है
कि जो परमाणु बम है वह किस प्रक्रिया या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब आपका आंसर होगा परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक की प्रकृति जो है वह अम्लीय है। प्रकृति का मतलब वो वाली प्रकृति नहीं जो आपको पृथ्वी को समझ रहे हो, प्रकृति का मतलब होता है एक प्रकार का टाइप। अम्लीय टाइप का कौन सा है इसमें दिए गए, मतलब इसकी जो खासियत है किस ऐसा कौन सा इसमें दिए गए ऑप्शंस में जो अम्लीय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। नींबू का रस, संतरा, टमाटर, ये सभी क्या है, इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। यह आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। और अम्लीय का मतलब क्या होता है, तो पीएच स्केल पर जिन विलयनों का मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय कहा जाता है। अम्ल जो होते हैं यह क्या करते हैं, अनीला। देखिए इसकी शॉर्टकट ट्री में यहां पे बता देता हूं आपको। अनीला, आ से अम्ल, अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक पीएच स्केल पर होता है उन्हें क्षारीक विलयन कहा जाता है। और वह क्या करते हैं, तो उसकी ट्रिक है छलानी। क्षार जो होते हैं यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है खालिस्तान एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया इनमें से ऐसा एक कौन सा जो तेल प्रदान करने वाला तिलहनी पौधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूंगफली। मूंगफली से तेल बनाया जाता है। मतलब मूंगफली जो है यह एक तिलहनी फसल है जो कि खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो मानसून के दौरान बोई जाती है। मतलब वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है खालिस्तान अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पारा। पारा जो है अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु है। पारा या मरकरी एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है। यह कमरे के टेम्परेचर या ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें पारा धातु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसकी कमी स्कर्वी का कारण बनती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसकी कमी के वजह से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत होता है वह क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा आंवला जो होता है विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंख। कार्निया और रेटिना जो है मानव शरीर की आंख से संबंधित अंग हैं। कार्निया आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और मानव शरीर में जो भी हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वह रेटिना पर बनता है। तो ये दोनों किसके अंग हैं, आंख के अंग हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटीन निम्न में से किसका एक अभिन्न अंग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन्हीं में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, इनमें से सभी। प्रोटीन जो है यह एंटीबॉडी, एंजाइम्स और कोशिका झिल्ली इन सभी का प्रमुख अवयव या अभिन्न अंग होता है। प्रोटीन मुख्य अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पित्त। पित्त जो है यह पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। पित्त गहरे हरे रंग या पीले रंग का द्रव होता है। मानव शरीर में यकृत से पित्त का सतत निर्माण होता है। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, मानव शरीर में यह जो पित्त होता है इसका निर्माण कहां होता है, यकृत से होता है। यह याद रहना चाहिए। और यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। इसका पीएच मान जो है 7.7, अर्थात यह कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से कौन सी एक अधातु है, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता या नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। जितनी भी गैसें होती हैं यह सभी अधातु होती हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन एक गैस है या वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह N
इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, मधुमेह रोग जो है यह संक्रामक रोग का उदाहरण नहीं है। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के द्वारा फैलते हैं, मतलब किसी एक संपर्क या माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना रोग जो है वह क्या हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का संक्रामक रोग था। तो यहां पर आपसे पूछा है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं। तो हैजा जो होता है अगर एक व्यक्ति को होता है तो उस पूरे शहर या गांव वाले व्यक्तियों को भी हो जाता है। खसरा और मलेरिया भी ऐसा ही रोग है जो कि संक्रामक रोग है, लेकिन मधुमेह जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। यह जिस व्यक्ति को होता है उसी व्यक्ति को होता है, दूसरे व्यक्ति को उसकी आदतों की वजह से, ज्यादा मीठा खाने से या फिर समय पर व्यायाम ना करने की वजह से होता है। तो मतलब यह एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह रोग जो है यह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय से होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका राइट आंसर अब तक आप आसानी से कर पाए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित के रूप में भी जाना जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वृक्षों में जो भोजन है वो कहाँ बनता है, तब आपका आंसर होगा पत्तियों में बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, फील पांव। फील पांव जो रोग होता है इसमें व्यक्तियों के पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। इसी पर फील पांव या इसे देखिए किस किस नाम से जाना जाता है, स्लीपद। क्या नाम से जाना जाता है, स्लीपद, फील पांव या हाथी पांव के रोगी के पांव फूलकर हाथी के समान मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसे हाथी पांव या फील पांव रोग के नाम से जाना जाता है। इसे स्लीपद के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन। भार का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वह क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर क्या होता है आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यह एक आवेशहीन कण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है तपेदिक किससे संबंधित एक बीमारी है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है कि तपेदिक जो है किससे संबंधित एक बीमारी है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी। तपेदिक जो है दोस्तों, तपेदिक का मतलब होता है टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। यह फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। यह मानव के फेफड़ों को प्रभावित करती है। 2025 तक भारत सरकार के द्वारा टीबी को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मानव शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या जिसे हम माइक भी कह सकते हैं दोस्तों, यह जो होता है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। मतलब हम जो भी बोलते हैं वो क्या होता है, उसे विद्युत सिग्नल में चेंज करके कहां तक पहुंचाता है, लाउड स्पीकर तक, और लाउड स्पीकर में फिर जाकर वह क्या होता है विद्युत सिग्नल से वापस ध्वनि में बदलकर सभी लोगों को काफी तेज सुनाई देता है। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा होता है, माइक्रोफोन के द्वारा होता है या माइक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, लाल रंग। श्वेत प्रकाश में लाल रंग के जो तरंगदैर्घ्य होती है यह उच्चतम होती है तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। श्वेत प्रकाश जो है यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश का जो उदाहरण होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है।
सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश, साधारण भाषा में आप समझ लीजिए, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जो होता है यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यदि आप लोगों ने प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किया होगा, अगर आप में साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th 12th में जो प्रिज्म वाला, और नहीं भी है तो आपने 10th में भी प्रिज्म का जो परीक्षण होता है वह किया होगा, तो आपको पता होगा कि जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पदार्थों का किण्वन जो है दोस्तों, यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे दूध से दही का बनना किसका उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक, मतलब आप इस क्रिया से इस क्रिया में पहुंच गए, तो यहां से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच गए हैं, तो दूसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन, जो एक ही दिशा में होता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के बाद पुनः प्रथम अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे ठोसों का द्रवों में पिघलना, मतलब बर्फ का पानी बनना और पानी से बर्फ का बनना क्या होता है? रिवर्सिबल अभिक्रिया, मतलब हम पानी से बर्फ बनाकर बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं, मतलब ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही दिए गए और ऑप्शन भी काय के उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के। लेकिन पदार्थों का किण्वन, मतलब कि जैसे कि आपसे कहा जाए दूध से दही का बनना किसका उदाहरण होता है? तब आपका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ब्रेड का बनना, तो यह भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव, प्लाज्मा, ठोस या गैस? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गैस। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो द्रव होता है दोस्तों, यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां तो 250 की बात की गई है, मतलब इसकी भौतिक अवस्था किस रूप में बदल जाएगी? पानी जो है गैस के रूप में बदल जाएगा। पानी जो है यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तथा याद रहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पूछा है कि पानी का जो घनत्व है वह अधिकतम किस डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तब आपका आंसर होगा 4 डिग्री टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण से होते हैं? तो यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। मुख और पैरों का जो रोग होता है मवेशियों में, वह किसके कारण होता है? कवक, पेनिसिलियम, विषाणु या जीवाणु? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन भी दबा लेना है। साथ ही साथ यदि आपने एमपीजीके की पीडीएफ फाइल या फिर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर जैसे 2016, 2017 एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016-17, एमपीएसआई एग्जाम 2016-17, पटवारी एग्जाम 2016-17, फॉरेस्ट एग्जाम 2017, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के क्वेश्चन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग हमारा इंस्टा मोजो का अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को गूगल पर दोस्तों क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है @दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। आप इतना सर्च कीजिए और आप लोगों के सामने हमारा जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर की सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी एमपी गवर्नमेंट के आने वाली सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।